दोस्तों, समुद्र की सतह पर कितनी डरावनी हलचल होती है, अब आप ही सोचिए। कोई कैसे सोच सकता है कि समुद्र की लहरों पर ब्रिज बनाने का, पुल बनाने का या कोई भी बड़ा ढांचा खड़ा करने का। जी हाँ, लेकिन आज की तारीख में जो जीव पृथ्वी की सतह पर राज कर रहा है उसका नाम है इंसान। और इंसान ने अपनी बुद्धि बल का इस्तेमाल कर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर ली है। समुद्र की लहरों पर काबू पाने अपनी इंजीनियरिंग स्किल और टेक्नोलॉजी की बदौलत हम इंसानों ने बीच समंदर में ऐसे ऐसे विकराल कंस्ट्रक्शन कर दिखाए हैं जिसके बारे में आज से कुछ सालों पहले सोचना भी अपराध होता था। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही कमाल के कलाकारी के बारे में बताएंगे। नंबर 1, कॉफर डैम। जब आप समुद्र के ऊपर बड़े बड़े विशालकाय ब्रिजेस को देखते हैं तो मन में हमेशा एक सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर पानी के ऊपर इस ब्रिज को बनाया कैसे गया होगा, आखिर कैसे पानी के अंदर इसकी नींव को खड़ा किया गया होगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया भर में जितने ब्रिज पानी के ऊपर बनाए गए हैं उन्हें आखिरकार कैसे बनाया गया है। लोगों का ये मानना है कि शायद इंजीनियर्स डाइविंग सूट पहनकर पानी के अंदर जाते होंगे और उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम करते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी जानते हैं कि एक ब्रिज कितना ज्यादा भार सहन करता है, इसीलिए इसके कॉलम मजबूती से बनाना बहुत जरूरी है और किसी भी कॉलम को बनाने के लिए एक सूखी सतह की जरूरत होती है। लेकिन पानी के अंदर इस तरह की कॉलम बनाना कोई आसान बात नहीं है और इसीलिए पानी के अंदर कॉलम बनाने के लिए इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है कॉफर डैम। ये बिल्कुल एक सिलेंड्रिकल आकार का होता है जिससे उस जगह पर बिठा दिया जाता है जहां पर ब्रिज का कॉलम बनाना है। कॉफर डैम असल में स्टील और कंक्रीट से बना हुआ होता है। जैसे इसे पानी के अंदर डाला जाता है, एक जगह पर ये स्टेबल हो जाता है, उसके बाद इसके अंदर के पानी को पावरफुल पंप की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है और थोड़ी देर बाद इसके अंदर की जगह पूरी तरीके से सूख जाती है और तब जाकर यहाँ पर कॉलम बनाने का काम शुरू होता है। आपको बता दें कि इस तरह की कॉफर डैम बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और इन्हें एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इतने बड़े बड़े ब्रिजेस के कॉलम कैसे खड़े किए जाते हैं। नंबर 2, द डेंजरस विंड फार्म। दोस्तों, आपने कभी न कभी बड़ी बड़ी पवन चक्कियों को जरूर देखा होगा। वैसे आपको बता दें कि भारत में भी ऐसी कई जगहें हैं जहां पर इस तरह की पवन चक्कियां लगाई जा रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी समंदर में देखा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम सही बोल रहे हैं। 2016 का वक्त और जर्मनी की सरकार को एक बिल्कुल नया आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना समंदर के ऊपर पवन चक्कियां लगाई जाए और उसके लिए उनके पास एक परफेक्ट लोकेशन भी थी और वो लोकेशन थी वहां का नॉर्थ सी, क्योंकि वहां पर हमेशा काफी तेज हवाएं चलती रहती थीं और पवन चक्कियां लगाने के लिए ये सबसे बेस्ट लोकेशन थी ताकि वहां की हवा की ऊर्जा के द्वारा यानी कि तेज हवाओं से जो पवन चक्की चलती उससे टरबाइन घूमता और बिजली उत्पन्न की जा सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर पानी यानी कि समंदर के पानी में विशालकाय पवन चक्की को कैसे खड़ा किया जाए। इन बड़ी बड़ी पवन चक्कियों को लगाने के लिए भारी भरकम पाइप्स का इस्तेमाल किया गया। एक एक पाइप 85 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा और इनका वजन 1300 टन था। आखिरकार इतने बड़े बड़े पाइप की वजह से आज इस जगह पर 67 टरबाइन और 154 रोटर लगा दिए गए, जिसकी वजह से ये सब मिलाकर 402 मेगावाट की बिजली पैदा करते हैं। अब आप सोचिए कि 400 मेगावाट आखिर कितना होता होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि 1 मिलियन वॉट मिलाकर 1 मेगावाट बनता है और आपके घर में जो बल्ब जलता है ना वो तो सिर्फ 100 वाट का होता है। अगर इसे आप सरल भाषा में समझें तो आप समझ लीजिए कि इतनी ज्यादा बिजली होती है कि 4 लाख घरों को पूरी तरीके से रोशन कर सकते हैं। जी हाँ, और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस प्रोजेक्ट को 23 महीनों में पूरा कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इंसानी दिमाग कुछ करने पर उतारू हो जाए तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। नंबर 3, अमेरिकन ब्रिज ऑन द सी। यूनाइटेड स्टेट में एक बहुत ही पुराना ब्रिज हुआ करता था। 21वीं सदी आते आते यूनाइटेड स्टेट की सरकार ने देखा कि पुराना ब्रिज पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और इसे फिर से बनाने की जरूरत है।
ये वो ब्रिज था जो स्टेट ऑफ मिनीसोटा और विस्कॉन्सिन को एक साथ जोड़ता था, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन इसे नए तरीके से बनाने के लिए बहुत सारी चुनौतियां थीं। सबसे पहली चुनौती तो ये थी कि वहां कई ऐतिहासिक चीजें थीं, जिसकी वजह से इसे तोड़ना और फिर से बनाना लगभग मुमकिन नहीं था। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस ब्रिज को सेंट क्लॉक 6 रिवर के ऊपर बनाया गया था, जहां पर बहुत ही रेयर जीव पाए जाते हैं, और यही वजह है कि इस जगह को बचाने की यहाँ पर बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट हमेशा एक्टिव रहते हैं और एक्टिव के विरोध का सामना करना सरकार के पास कर रहे थे। करीब 20 साल तक इन सारी परेशानियों की वजह से इस ब्रिज को नए तरीके से बनाने का काम नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर 2014 में मिटोसा डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्टेशन इस ब्रिज को बनाने का बिल्कुल एक नया डिजाइन तैयार किया गया। डिजाइन सबको पसंद आया, क्योंकि इस डिजाइन की वजह से ना ही इस ब्रिज की ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचने वाला था और ना ही यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं को कोई नुकसान पहुंचने की आशंका थी। इस ब्रिज को बनाने के लिए उन्होंने इसमें कम से कम कॉलम्स लगाए। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये पूरा ब्रिज 1.5 किलोमीटर लंबा है और इसमें सिर्फ 5 सपोर्टिंग कॉलम्स लगे हुए हैं। अब आप सोच कर देखिए कि सिर्फ 5 कॉलम की वजह से ये 1.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज आज भी टिका हुआ है। लेकिन इस ब्रिज को बनाना इतना आसान नहीं था। ऐसा बहुत सारे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से ब्रिज को बनाने की कीमत $700 मिलियन तक पहुंच गई थी। नंबर 4, फ्लड प्रोटेक्शन डैम। दोस्तों, आज के समय बाढ़ जैसी समस्या बहुत कॉमन हो गई है और इसी से बचने के लिए आज ज्यादातर क्षेत्रों में बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं। और ठीक इस तरह जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ना, जी हाँ, वो यूके के हीलिंग आइलैंड का कंस्ट्रक्शन है। बात उस वक्त की है जब इस द्वीप का समुद्री तट धीरे धीरे ढहने लगा और यहाँ पर मौजूद 1800 घर कभी भी समंदर में बह सकते थे। आखिरकार इस जगह को बचाने के लिए पर्यावरण एजेंसी और रेमंड ब्राउन कंस्ट्रक्शन ने इस जगह पर काम शुरू किया। इस जगह को बाढ़ से बचाने के लिए कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला स्टेप बहुत ज्यादा मुश्किल था। यहाँ समुद्री लहरों में बहुत ज्यादा उफान था। इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम करना इतना आसान नहीं था। आखिरकार कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए एक नया तरीका खोजा गया। समुद्र की लहरों से बचने के लिए उस जगह पर बहुत सारे पत्थर लगाए गए और वहां की रेत को समतल किया गया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस जगह पर करीबन 70,000 टन पत्थर नॉर्वे से इंपोर्ट कराए गए थे और इन पत्थरों से 350 मीटर एक लंबी दीवार बनाई गई थी। इसके बाद इस पूरी जगह पर 25,000 टन कंकड़ पत्थर बिछाए गए थे ताकि इस जगह पर समुद्री स्तर को कंट्रोल किया जा सके। ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन करीबन 6 महीने तक चला और इन 6 महीनों में यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों ने लगातार काम किया। लेकिन कंस्ट्रक्शन को करना इतना आसान नहीं था और सस्ता भी नहीं था। इस पूरे कंस्ट्रक्शन को करने में करीबन $6.5 मिलियन खर्च हो गए। लेकिन इतना जरूर है कि इस कंस्ट्रक्शन को हो जाने के बाद ये जगह अब 100 सालों तक पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। नंबर 5, ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म। आपने समंदर में तैरते हुए बड़े बड़े तेल के कुएं तो जरूर देखे होंगे, लेकिन मन में हमेशा ये सवाल उठता होगा कि आखिर इतने बड़े बड़े तेल के कुएं पानी में इतने लंबे समय तक कैसे रहते हैं और उन्हें पानी के ऊपर बनाया कैसे जाता है। तो आइए आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अगर आप गल्फ ऑफ मैक्सिको जाएंगे तो आपको वहां पर इस तरह के बड़े बड़े समुद्र के ऊपर तैरते हुए तेल के कुएं बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। देखने में तो ये जितने आसान दिखते हैं उतने हैं नहीं। असल में इस तरह के प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए ढेर सारे इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है और उसके बाद उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया था जिसका नाम था एपोमेटॉक्स। करीबन 4 साल की मेहनत के बाद इंजीनियर्स ने इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार किया था। ये 29 स्टोरी ऊंचा था और 2 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा था और इसके वजन की बात की जाए तो बिल्कुल एक विमान की तरह वजन था इसका। इस प्लेटफॉर्म को बनाते वक्त इसके निर्माता यही चाहते थे कि ये प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा मजबूत हो कि कम से कम 40 सालों तक इसे कुछ भी ना हो। लेकिन 40 सालों तक इसे सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि देखा जाए
जाए तो इस तरह के तेल के कुएं बहुत ही खराब वातावरण में लगाए जाते हैं और इनके ज्यादातर पार्ट्स 2.5 किलोमीटर तक समुद्र के पानी में डूबे हुए रहते हैं। इसीलिए इस पूरे प्लेटफॉर्म को 40 साल तक संभाल कर रखने के लिए एक बहुत मजबूत मॉड्यूल बनाने की जरूरत है और आखिर में इस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से स्टेबल रखने के लिए 4 मॉडल्स बनाए गए। करीब 2 सालों की मेहनत के बाद ऐसे 4 मॉडल्स बनाए गए जो इतने भारी भरकम प्लेटफॉर्म को समुद्र के ऊपर 40 सालों तक सुरक्षित तरीके से रख सकते थे। ये इतने ज्यादा भारी भरकम मॉड्यूल थे कि एक मॉड्यूल का वजन 10,000 टन था। इस मॉडल की वजह से भारी भरकम 2 फुटबॉल मैदान जितने बड़े प्लेटफॉर्म बड़ी आसानी से आज के वक्त में समंदर के ऊपर तैरते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी ब्रिज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मीट यू इन अनदर वीडियो, टिल दैट गुड बाय।